नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि 24 के लिए अब जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अब बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और ऐसा लगता है कि 24 के चुनाव से पहले अब जिसको बोलते हैं निर्णायक जो हमला है वो तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और यह कहा कि विपक्ष जो है पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में विपक्ष का जो गठबंधन बना था, जो विपक्ष का नामकरण हुआ था, उस पर पहली बार प्रहार किया और साफ तौर पर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था। ऐसे में इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री के इस जोरदार हमले पर विपक्ष तिलमिलाया, लेकिन विपक्ष ने साथ ही पलटवार भी किया। कुल मिलाकर देखें तो यह मामला जो है अब जो है बढ़ चुका है, क्योंकि मणिपुर को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो मणिपुर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, वो संसद ही नहीं बल्कि अब संसद से बाहर निकलकर भी इस पर जोरदार पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रहार हो रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये कि कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। लोकसभा के अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है और विपक्षी गठबंधन की कई पार्टियों ने इस बात को लेकर इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल विपक्ष सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है या इसकी योजना बन रही है। दरअसल विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसके पीछे मतलब साफ है कि विपक्ष चाहता है कि मणिपुर ही नहीं बल्कि तमाम मुद्दों पर सरकार को एक्सपोज किया जाए, संसद के अंदर एक्सपोज किया जाए। पर सरकार कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष खुद एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि सरकार यह भी कह रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर अब जो है विपक्ष भाग रहा है। सरकार की ओर से जोरदार हमला किया गया, कहा गया कि मणिपुर के मुद्दे पर अब विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष गोल पोस्ट बदल रहा है। तो क्या कुल मिलाकर अब जो है पूरा मामला मणिपुर से जो शुरू हुआ था वो मामला अब अविश्वास प्रस्ताव और फिर 24 के लिए जो निर्णायक वार प्रतिवार है उसकी तरफ जा रहा है। इसी पर आज दो टूक में चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। मणिपुर के मसले पर संसद में हंगामे और गतिरोध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया रखने पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है। सिर्फ इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। आज मोदी जी ने साफ कहा कि इंडियन नाम भी बहुत विचित्र संयोग है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो अंग्रेजों ने बनाया था। बाकी इंडियन मुजाहिदीन भी नाम लोग रखते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी रखते हैं जो बैन हो गया। तो ये जो चीजें चलती हैं तो चेहरे पे चेहरे कई लगा लेते हैं लोग, तो देखा जाए। लेकिन आज मुझे जरा भी संशय नहीं है कि अगले मई 24 में जब रिजल्ट आएगा तो विपक्षियों की संख्या इससे भी कम हो। प्रधानमंत्री के इस प्रहार से विपक्ष तिलमिलाया जरूर, लेकिन विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और सरकार इंडिया नाम से डर गए हैं। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने इसे लेकर सरकार और प्रधानमंत्री पर जवाबी हमले किए। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं।
मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर हमले जारी रहे। प्रधानमंत्री के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन के नए नामकरण पर ट्वीट करते हुए कहा कि बार बार फेल होने वाले बच्चे का नाम बदल दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इस बीच मणिपुर को लेकर संसद में आज चौथे दिन भी गतिरोध बना रहा। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा था तो सरकार ने भी कह दिया कि वो चर्चा को तैयार है। इस पर विपक्ष ने कहा कि सिर्फ चर्चा से बात नहीं बनेगी। सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। हम कोई संसद में टॉक आउट नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो कि 77-78 दिनों में अगर मणिपुर की परिस्थिति इस अंजाम पे पहुंची है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो एनडीए भाजपा सरकार के मुखिया है। इस पर सरकार ने विपक्ष को फिर ये कहकर घेरा है कि विपक्ष अब गोल पोस्ट बदल रहा है। संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय के आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना। और देश देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष अब अपनी रणनीति बदलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो रिपोर्ट थी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने, आज दो टूक में मेरा सवाल जिस पर आज की इस चर्चा, आज की इस डिबेट को बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, विपक्ष पर प्रधानमंत्री का करारा प्रहार, क्या अब अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष लड़ेगा आर पार? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए, विपक्ष पर प्रधानमंत्री का करारा प्रहार, क्या अब अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष लड़ेगा आर पार? यह मेरा सवाल। और मेरे साथ आज डिबेट में 4 मेहमान जो है, 4 लोग इस आज की चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिवम त्यागी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अभी मोबाइल के पीछे छिपे हुए हैं, थोड़ी देर में उनका चेहरा जो है दिखाई देगा। जी डॉक्टर उदित राज फिलहाल जो है मोबाइल के पीछे दिख रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं पार्टी वाले। नहीं। और मेरे साथ विष्णु पाठक जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत करता हूं मैं शिवम त्यागी आपसे। शिवम त्यागी, से पहले कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर भी बात करूंगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये खबरें हैं, मैं इस पर आऊं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जो हमला किया, विपक्ष कह रहा है कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, और जो है सरकार की तरफ से मणिपुर पर चर्चा ना करके सीधा विपक्ष को ही इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी कहा जा रहा है। ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सा लोकतंत्र है जहां विपक्ष पे इस तरह से हमले हो? आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी आज खड़गे जी को, और उसके साथ साथ सभी विपक्षी दलों को भी उसमें एड्रेस किया। सिर्फ उसका एक पैरा पढ़ देता हूं क्योंकि चिट्ठी थोड़ी सी बड़ी है। इस समय मणिपुर की जनता चाहती है कि हम सभी पार्टियों के संसद सदस्य उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि हम एक होकर मणिपुर की शांति के लिए संकल्पबद्ध हैं। पूर्व में हमारी महान संसद ने यह करके भी दिखाया। विपक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा मणिपुर पर स्टेटमेंट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी दलों का साथ अपेक्षित है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी अगर लेकर आते हैं तो स्टेटमेंट ही होगी ना, वहां पर कोई चर्चा तो होगी नहीं।
कोई वाद विवाद कुछ भी नहीं होगा। इस देश के गृह मंत्री जो इसकी जिम्मेदारी भी रखते हैं, उन्होंने कहा है बार बार, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम चर्चा चाहते हैं, मैं चर्चा के लिए यहां पर ही आया हूं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी एक मीटिंग की, तमाम चीजों के बावजूद भी विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। अब आप, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है अशोक जी, मान लीजिए भगवान ना करे कल भी किसी चीज को लेकर, आपके शो को लेकर कोई दिक्कत क्रिएट हो जाए, कोई भी छोटी मोटी, पहली इमीडिएट जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है ये। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी संस्था में उस बात से सैटिस्फाई नहीं है या मानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि हाई अथॉरिटी को वो जिम्मेदारी दी जाए और उस पर उनसे जवाब मांगा जाए। लेकिन यहां पर गृह मंत्री जो है इस बात को लेकर आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं। विपक्ष अपना 2024 का एजेंडा साधने में और जिस तरीके से वो तमाम चीजें कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब आ गया, लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सर चर्चा से क्या होगा, जवाबदेही तय कीजिए ना। मणिपुर जल रहा है, वहां महिलाओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है, जवाबदेही तय कीजिए। चर्चा, अब तो विपक्ष सीधे से कह रहे हैं चर्चा से भी बात नहीं बनेगी, जवाबदेही तय। अब वो रोजाना अपने गोल पोस्ट शिफ्ट करने लगे, बात अलग है, लेकिन चर्चा से ही जवाबदेही तो तय होगी। जितनी भी तमाम FIRs हुई हैं, जो भी सारी चीजें हुई हैं, इस देश के गृह मंत्री वहां पर 3 दिन रहकर आए हैं, जिम्मेदारी भी जरूर तय करेंगे। लेकिन अब तक जो वो कह रहे थे कि भाई चर्चा होनी चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, वो गोल पोस्ट इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि सरकार चर्चा नहीं कराएगी। सरकार ने तुरंत कहा करके हम चर्चा कराएंगे और हम चर्चा कराएंगे। और जहां तक बात अब आपने कहा वो इंडियन मुजाहिदीन वाली, इस देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर इस देश को बर्बाद करने में अपने लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे बीच में से ही कुछ लोग जो है मीर जाफर हुए, कुछ लोग जयचंद हुए, फिर उसके बाद एक कंपनी हमारे देश में लूटने के लिए आई, उसे लगा कि इस देश के लोगों को भ्रमित करना है, तो उसने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख लिया। इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई हमारा कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो उन्हीं के एक आदमी ने, A.O. ह्यूम ने निकलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ली। जब इस देश में लगा कि इस देश की एकता अखंडता को ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे और आतंकवादियों को लगा कि किसी तरीके से लोगों को बरगलाया जाए, घुमाया जाए, तो उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन बना लिया। जब लगा कि सिमी को बंद कर दिया गया, जो कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था, जब सरकार ने उसको बैन करा तो इन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना लिया। इस देश में देश के नाम से ही, इंडिया लगा के ही आतंकवादी संगठन से लेकर देश को तोड़ने वाली शक्तियां तक रही हैं। आप अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये जो आपके काले कारनामे हैं आप इनको नहीं बदल सकते। आप इस देश को देश नहीं मानते, आप विदेश में जाकर कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट है। 10 सेकंड और दे दीजिए बस। ठीक है, आप मतलब सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है उसमें और इंडियन मुजाहिदीन में और बाकियों में फर्क नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं और मेरी सरकार ये कहना चाह रही है कि इंडियन लगाने से कोई भी आपका जो व्यवहार है, आपकी जो नीति है, आपकी जो नीयत है वो नहीं बदल जाएगी। इंडियन लगा लेने से कोई भी संगठन इंडियन नहीं हो जाता और इस देश में इंडियन लगाकर इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को बहुत लोगों ने छला है। अब ऐसा ना होगा, ना होने देंगे। ओके, डॉक्टर उदित राज, मैं इन सब चीजों पर आऊं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये फिलहाल सामने जो आ रही है वो ये कि सरकार कह रही है अब हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। अब तो विपक्ष भाग रहा है, गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। आप कहते हैं नहीं, हम चर्चा से क्या होगा। अभी मनीष तिवारी जी कह रहे थे चर्चा से क्या होगा, जिम्मेदारी तय कीजिए। शिवम त्यागी कह रहे हैं चर्चा होगी तभी तो जिम्मेदारी तय होगी। तो गोल पोस्ट सब चेंज कर रहा है विपक्ष, चर्चा से क्यों एतराज है अब विपक्ष को? अशोक जी, जब मोदी जी और अमित शाह जी कर्नाटक के चुनाव में गए थे, उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी वहां से खाली होकर के मणिपुर के ऊपर कुछ बोलेंगे। अमेरिका चले गए, फिर इजिप्ट चले गए, फ्रांस चले गए, श्रीलंका चले गए। 77 दिन हुआ प्रधानमंत्री जी ने जुबान नहीं खोली। एक कोई छोटी घटना, या तो मान लीजिए कि बहुत छोटी घटना है, प्रधानमंत्री के कद का नहीं। और जब मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी 10 घंटे 12 घंटे टेलीविजन पे रहते हैं और क्रिकेटर के अंगुली पर चोट भी आ जाए तो उसका ट्वीट कर देते हैं, और बस से ट्रेन का उद्घाटन हो, नौकरी बांटना हो, सम्मान निधि बांटना हो, सब प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो वीडियो वायरल हुआ तभी जाके बोला भी तो 30-35 सेकंड के संसद के बाहर। अरे भाई, संसद में आप खुले में अपमान हो जाएगा कि आप सम्राट हैं। आप संसद के अंदर क्यों नहीं बोलना चाहते? और वजह क्या है? हम यही देश जानना चाहता है कि संसद के अंदर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो छोटी मोटा मामला है,
हमारे जो लेफ्टिनेंट है, मिनिस्टर है, वो देख लेंगे। तो मतलब शौचालय का उद्घाटन और वंदे भारत के उद्घाटन से भी छोटा मामला है, इसमें क्या मुझे जाना। या तो ये बात करें। दूसरी बात, अशोक जी उठ करके बात आई है नाम एक्रोनिम, जो यूपीए का नाम बना इंडिया, उसका एक्रोनिम से एक घबरा गए। तो भाई स्टैंड अप इंडिया बनाया तो क्या ईस्ट इंडिया से इन्होंने संबंध जोड़ दिया? खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोट फॉर इंडिया, ये तो इंडिया नाम के पहले भी इन्होंने रख दिया था। एक करे तो लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। इस लेवल तक प्रधानमंत्री जी आज नीचे स्तर पर उतर गए, इस लेवल तक। अरे भाई इंडिया तो हमारे पूरे आंदोलन में रहा, मोमेंट पे। भारत कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का अपमान कर रहे हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सबका अपमान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी इतना नीचे स्तर तक क्यों गिरेंगे? इंडिया का अपमान किया उन्होंने, संविधान का अपमान किया, देश का अपमान किया उन्होंने। वो देश तोड़ना चाहते। साउथ इंडिया में जिस दिन कहेंगे कि आप इंडिया से नफरत करेंगे तो आपके साथ रहेंगे। अंग्रेजी हिंदी को लेकर कितने बड़े आंदोलन हो रहे थे। डॉक्टर उदित राज ये हिंदी, एक मिनट डॉक्टर उदित राज, जो आज कहा डॉक्टर उदित राज, ये खतरा, डेमोक्रेसी को डॉक्टर खतरा, उदित राज, ये हिंदी और अंग्रेजी का मसला नहीं है। अपने कार्यक्रमों का इंडिया को रखते हैं, ये बता दे, बस इतना ही एक बात। नहीं ठीक है, वो मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यहां पे भाषा की बात नहीं है। सवाल ये है कि इंडिया नाम मतलब विपक्ष ने भी जब रखा, ये मेरा छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं आपके सवालों को लेकर आगे बढ़ूंगा। विपक्ष आज कह रहा है कि हम इंडिया हैं, तो क्या पूरा विपक्ष इंडिया जो है विपक्ष में समा गया? इसका मतलब जो एनडीए को वोट करने वाले जो 30-35 करोड़ लोग थे, क्या वो भारत के हिस्सा नहीं है? वो इंडिया नहीं है? इस देश में कोई भी पक्ष, या ये तो वही बात हुई जैसे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो वो तो वही भाव हो रहा है ना कि विपक्ष कह रहा है कि हम इंडिया है। जब मोदी जी ने कहा वोट फॉर इंडिया, तो तब क्या था? तो जब वो कहते हैं कि वोट फॉर इंडिया, तो वोट फॉर इंडिया उन्होंने ये थोड़ी कहा कि बीजेपी इज इंडिया, उन्होंने ये थोड़ी कहा। वो हाँ, वोट फॉर इंडिया उन्होंने कहा। और स्टार्टअप इंडिया में क्यों? अरे उदित राज जी, स्टार्टअप इंडिया में मैं आऊंगा। एक मिनट शिवम जी जवाब देना चाह रहे हैं। एक मिनट शिवम जी, तो इसके जो आप तर्क दे रहे हो, नहीं उदित राज जी, नहीं उदित राज जी सुनिए, उदित राज जी दोनों में फर्क है। सुनिए उदित राज जी, दोनों में फर्क है। अगर कोई ये कहता है वोट फॉर इंडिया, वो ये नहीं कह रहा कि इंडिया इज बीजेपी, इसीलिए बीजेपी को वोट दो। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं वोट फॉर इंडिया, तो मतलब इंडिया के लिए आप जिसको सही समझते हो उसको वोट दो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि विपक्षी इंडिया है, अरे तो फिर वही तो कह रहा हूं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर कोई ये कह रहा है वोट फॉर इंडिया, सुनिए सर, सुनिए डॉक्टर उदित राज, मैं भी सुनिए डॉक्टर उदित राज, मैं भी जब वोट देके निकलता हूं ना, मैं हमेशा ट्वीट यही करता हूं कि मैंने भारत के लिए वोट किया। उसका मतलब यह नहीं होता कि मैंने बीजेपी या कांग्रेस किसके लिए वोट किया। मुझे लगता है मैं अपना वोट करता हूं जो मुझे लगता है भारत के लिए अच्छा उसको। तो उसी तरह से अगर कोई ये कहता है इंडिया के लिए वोट करिए, तो वो किसी के लिए भी हो सकता है। आप जिसको इंडिया के हक में समझते हैं, जो पार्टी अच्छा कर रही है उसके लिए। लेकिन यह कहना कि विपक्षी इंडिया है, तो फिर आप ये क्या कह रहे हो कि बाकी सारे और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने तो ये कहा कि जो इस इंडिया को नहीं मानते, यानी विपक्ष को नहीं मानते, वो पाकिस्तान चले जाएं। तो क्या 35 करोड़ लोग जिन्होंने बीजेपी को, एनडीए को वोट दिया था, क्या वो पाकिस्तान चले जाएं? ये इंडिया की ये इंडिया का कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता। अशोक जी, आपने अपने प्रश्न में जवाब भी दे दिया। आप जब वोट देने जाते हैं या कुछ कहते हैं इंडिया, तो उसका सिंबल यह होता है देश के लिए। यह नहीं होता समूचा इंडिया नहीं लिखा हुआ है, न आगे लिखा हुआ न पीछे लिखा हुआ। तो ये समूचा इंडिया लिखेंगे इंडिया नाम। आप भी जब इंडिया की बात कहते हैं तो 140 करोड़ आप नहीं। सर मेरे लिए समूचा इंडिया होता है सर, मैं समूचा इंडिया के लिए वोट करता हूं। बस एक नाम से डर गए लोग। ये जो चाहे ठीक है, वो आपका मैं तर्क, वो आपका सवाल मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगा कि एक नाम से डर गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो वोट देता हूं डॉक्टर उदित राज, मैं समूचे इंडिया को देता हूं।
और समूचे इंडिया की बेहतरी के लिए देता हूं। मैं यहां पर इंडिया को खानों में नहीं बांटता। मैं सिर्फ इतना मेरा निवेदन है कि विपक्ष की ओर से भी कि इंडिया को खानों में, हिस्सों में मत बांटिए कि विपक्ष इंडिया हो जाएगा और बाकी जो एंटी इंडिया हो जाएंगे, ये मत कीजिए। लेकिन आपने जो सवाल उठाए मैं उनको लेकर जरूर आगे बढ़ूंगा। शिवम त्यागी, आप लोग डर गए हैं, दरअसल सच बात तो ये है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग पहले कहते थे विपक्ष है तो एकजुट ही नहीं होगा, ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, ये लोग तो एकजुट हो ही नहीं सकते। अब विपक्ष एक साथ हो गया। आपने कहा अरविंद केजरीवाल कैसे आ जाएंगे, ठीक है, आपने कहा ममता बनर्जी कैसे आ जाएंगे, सब आ गए एक मंच पे, और इसीलिए सब एक मंच पे आ गए, इसलिए आप लोग डर गए। अगर ये अपना इतिहास भी पढ़ लेते और खुद कांग्रेस का ही पढ़ लेते और इंदिरा जी के समय का ही पढ़ लेते तो शायद इस तरीके से ये चीजें ना होती। रविकांत बरुआ ने 1975 में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। 1977 में बहुत बुरी तरीके से हारे थे वो खुद। आज इन्होंने भी अपने कुछ नेताओं को भ्रष्टाचारी, हाँ देवकांत बरुआ ने, माफ कीजिएगा, आज इन्होंने भी अपने कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं को ये कहा है कि यही इंडिया है। इन्होंने ही कहा कुछ भ्रष्टाचारियों को और कुछ लोगों को मिला करके ये जो स्पेशल 26 है यही इंडिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि लालू प्रसाद यादव इंडिया नहीं हो सकते। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस आदमी के 2 मिनिस्टर जेल में हो वो इंडिया नहीं हो सकते। मैं ऐसा मानता हूं जो आदमी 1 साल जेल काट कर आया हो वो और अभी चल रहा हो उस पर केस, वो इंडिया नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं जिसके जो एक जमाने में पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर फाइनेंस से लेकर क्या क्या उनको मिला और वो भ्रष्टाचार में जो है लिप्त रहे, वो इंडिया नहीं हो सकते। मैं ऐसा मानता हूं हिंदुस्तान का मतलब है इस देश के 150 करोड़ लोग। हिंदुस्तान का मतलब है इस देश में जो गरीब है, जो किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी परिवार का हो, छोटे का हो बड़े का हो, उसको उतना ही और बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले, वो है हिंदुस्तान। ये 4 भ्रष्टाचारी मिलकर अपने आप को अगर हिंदुस्तान बना लेंगे या मानने लगेंगे तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अब आपने इनसे पूछा कि भाई इंडिया का मतलब, कहते ये सारा इंडिया नहीं है, ये आधा इंडिया, मतलब इनके हिसाब से जितनी इनको वोट मिल जाए वही इंडिया है, बाकी तो इंडिया है ही नहीं, बाकी तो कुछ और हो गया। ये इस तरह के तर्क ना इनको देना अच्छा लगता है और ना मुझे सुनने में अच्छा लगता है। मैं ऐसा मानता हूं कि बेहतर होगा डॉक्टर उदित राज आ रहा हूं, डॉक्टर उदित राज आ रहा हूं। उदित जी, माना आप उनकी बात हो जाए, मैं आपके पास माना आप ज्यादा बड़े INDIA वाले हैं, लेकिन हैं हम भी इंडियन ही, तो थोड़ा तो मौका हमें भी देना पड़ेगा। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक बात नाम की है, ना तो हम नाम से डरते, ना एकता से डरते और ना विपक्ष की किसी भी नीति से डरते। जहां तक बात आपके अलग होने की, हम अभी भी मानते हैं ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो जो चरणों की बैठक हुई है उसमें जो सबसे मेजर इशू है, जो रियल इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर टिकट्स कहां किसको देनी है, किसको बैठना है, उस पर जब ये आएंगे तो चीजें अपने आप पीछे ओके ओके ओके। इससे पहले मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, लेकिन डॉक्टर उदित राज, आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है? क्योंकि लगता है कि अब मणिपुर पर जो है चर्चा, सरकार कह रही है हम चर्चा को तैयार है, विपक्ष जो है अब चर्चा के लिए जो है तैयार नहीं दिखता। वो कह रहा है प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी चर्चा होगी, इस नियम के तहत होगा तभी चर्चा होगी। अब इस पर बात फंस गई है, तो क्या अब अविश्वास प्रस्ताव आपको लगता है कि वो 24 से पहले एक अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो उस पर जो है पब्लिक को एक मैसेजिंग हो जाएगी कि भाई सरकार नाकाम है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आएगा भी तो वो गिरेगा, इतना तो तय है, संख्या बल क्या सवाल का जवाब नहीं आता मिल रहा। प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर बोल देंगे, अपमान हो जाएगा। लीडर ऑफ हाउस प्राइम मिनिस्टर होते, प्राइम मिनिस्टर। ये इतना गंभीर सवाल, उस पर प्रधानमंत्री को बोलने में क्या आपत्ति है ये बता दें। 2 मिनट बोलते, 3 मिनट बोलते और 10 घंटे बोलते रहते। तो मणिपुर जो इतना जघन्य अपराध हुआ, 60-70 हजार लोग विस्थापित हुए, 150 लोग मार काट दिए गए, 300-350 चर्च जला दिए, कितने गांव जला दिए गए, कितने लोग भूखे हैं। उस पर 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है, प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे मामले पर नहीं बोलेंगे तो किसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? लगभग 3 महीने में केवल 30-35 सेकेंड बोला है। अरे भाई 30-35 सेकेंड ही सही, अब हाउस के अंदर क्यों नहीं बोल रहे भाई? विपक्ष का कौन से गलत मांग? अमित शाह जी तो हो ही वहां मणिपुर से तो होके आ ही गए हैं। और दूसरी बात है भ्रष्टाचार की बात। अरे मोदी जी ने अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश से कहा था, मोदी का वादा 70,000 करोड़ में लिप्त एनसीपी के नेताओं को जेल में भेजूंगा।
4 दिन के अंदर अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बना दिया। ठीक, भ्रष्टाचार मैं विषय की पर बात आता हूं। करते हैं। ओके, छगन भुजबल जेल में गए, उनको इन्होंने ले लिया। ठीक है, अरे ठीक है। वो बात न कहते तो ज्यादा अच्छा है। ओके। आज फिर हम शर्मिंदा होना पड़ा होगा। इनको भाजपा प्रवक्ता को ये पूरा देश जानता ओके, है। ओके, मैं अवधेश जी आपके पास, अवधेश जी आ रहा हूं मैं आपके नहीं ना, अवधेश एक जी। हमें एक लाइन, अवधेश- एक अरे हाँ, बोलिए। ये पहले होता था ना कि रिकॉर्ड पर सुई अटक जाती थी। अब आजकल रिकॉर्ड नहीं चलता है तो टेप है। हमारे दोस्त उदित राज जी वो टेप चला देते हैं कि 70,000 जो है ये टेप सबके मुंह से निकलता है, इसका जवाब दे दिया गया। इसलिए आप जब भी डिबेट करिए तो 1-2 लाइन का ये टेप सुनने के लिए तैयार रहिए। मैं इतना ही चलिए, कहा। वो तो हम तैयार है। तो सबके फिर अपने अपने उदित जी की जगह टेप रिकॉर्डर कैसा रहेगा? सबके अपने अपने टेप है, सब अपने अपने टेप बजाए, हम तो सबको सुनने नहीं, के लिए ये तैयार टेप- है। ये टेप लेकिन permanent दूसरी ओर है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना है, जो सवाल आज के संदर्भ में उठ रहे हैं उन सवालों का और भी हम जो है उस पर भी बातचीत करके, चर्चा करके आगे बढ़े। लेकिन अवधेश जी, डॉक्टर उदित राज एक सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री भाई संसद के अंदर बोल दें, उसमें क्या दिक्कत है? संसद के अंदर बोलने की तो बात है, वो आखिर नेता सदन है, तो अगर वो बोल देंगे तो उसमें समस्या क्या है? देखिए अशोक जी, ऐसा है कि मुझे जरा थोड़ा कड़े शब्द हैं। मैं मानता हूं कि जो कुछ मणिपुर में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, उससे वो अलग नहीं हो सकती है। उसकी जिम्मेवारी बनती है और उसमें उससे सवाल किया जाए, उसको जवाब भी देना चाहिए। कैसे इतने 160 लोग मारे गए अगर और इतनी घटनाएं हुई तो उसको देना चाहिए। लेकिन विपक्ष में अगर ईमानदारी हो, इस समय विपक्ष अगर चाहता हो कि वहां शांत करें, तो विपक्ष की क्या भूमिका थी, मैं पूछ रहा हूं। अगर विपक्ष की चाहत यह है कि मणिपुर में जो कुकी समुदाय है, खासकर उसमें जो ईसाई वर्ग के लोग हैं और जो पहले से भी हथियार उठाए हुए हैं, पहले से भी लड़ रहे थे और बाद में हमायती लोगों को भी मजबूरी में आकर के लड़नी पड़ी है, जो हिंदू, अगर उनके बीच शांति हो तो कम से कम इंडिया की जो बेंगलुरु की बैठक थी अशोक जी, एक प्रस्ताव तो विपक्ष पारित कर देता कि हम अपील करते हैं कि दोनों पक्ष शांति से करें और हमारे देश की एकता अखंडता आवश्यक है। पहले तो यह है कि आपकी वहां एक शब्द अगर आप बताइए कि अगर अपील की गई हो या किसी नेता ने, मैं कह रहा हूं विपक्ष के किसी नेता ने खड़े होकर वहां के लोगों से अपील की हो तो मुझे आप टेलीविजन पर सुना दीजिए, एक, अगर आप चाहते हैं। दूसरी बात, संसद का जैसे ही हुआ, देखिए विपक्ष इसको जीत सकता था। संसद में दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता हैं खड़ा होते कि अध्यक्ष महोदय, हम लोग एक सर्वसम्मति से पहले मणिपुर में शांति का एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और उसके बाद सरकार घिर जाती, इनका दबाव आता। लेकिन ये नहीं है, ये स्थिति क्यों नहीं है? अभी इस समय क्या स्थिति हो गई आपको बता रहा हूं। क्यों विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं उसके पीछे क्या है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एंटी मुस्लिम घोषित किया गया। एंटी मुस्लिम घोषित करने से इनको भय हो गया कि भैया ये तो सारा हिंदू वोट इसकी ओर जा रहा है। दुनिया में भी कोशिश हो एंटी मुस्लिम बनाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी को अलग अलग देशों में पुरस्कार मिल रहा है, पश्चिमी देश मान रहे हैं। तो ये पहली बार ये जो ये कोशिश है कि इस समय, जैसे उदित राज ने कहा ना कि चर्च जलाए गए, अरे भाई चर्च जला उसका भी हमको दुख है, लेकिन वहां मंदिर जलाए गए, तोड़े गए, वो आदिवासी मैती हिंदू उनके घरों में घुस करके जो पूजा के स्थान थे उनको तोड़ेगा, ये विपक्ष नहीं उठा रहा है। अब इस समय क्या हुआ है कि जैसे ही चर्च ऑफ इंग्लैंड ने इस पर बयान दिया है, जैसे ही ब्रिटिश संसद में यह बयान दिया है, जो इनके उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के जो सलाहकार हैं, क्या नाम है, फियोना ब्रूस, जो उनकी धार्मिक, उसने जब बयान दिया है कि वहां चर्च तोड़े जा रहे हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड इस मामले में क्या कर सकता है, और आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी को आगे आना है। तो अब विपक्ष को भाई ये है कि अगर ये इशू हो गया कि हिंदुओं के लिए बोलने वाली केवल बीजेपी है इस देश में, तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। और मालूम है कि अगर चर्चा होगी या केवल चर्च की यह बात उठाएंगे तो हिंदुओं की रक्षा की बात उठेगी, क्योंकि मैतेई हिंदुओं ने कभी भी हथियार उठा करके संगठित रूप से भारत के अलग होने की लड़ाई नहीं लड़ी। मैं मानता हूं कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ रहना है, लेकिन अगर ईसाइयों की ओर से अगर हथियार चलाया गया है, अब एक वीडियो आपने लाके दिखा दिया, लेकिन यह नहीं दिखाया कि उस तरह की और भी कितनी घटनाएं हुई जिसमें मैतेई महिलाओं के साथ हुआ है। 160 लोग मरे गए हैं, किसी ने काउंट किया है कि उसमें कौन लोग मरे गए हैं? और आपको बता रहा हूं अप्रैल के अंत तक तो वो वीडियो बिहार से भी आ रही है, उस तरह की महिलाओं के साथ। मैंने देखिए बिहार से भी ऐसी वीडियो आ रही है, बंगाल से भी आ रही है। वो तो बहुत, क्योंकि बिहार में
और राजस्थान में, बंगाल में जो हो रहा है तो सरकार पर सीधे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मणिपुर का वीडियो तो दंगे और हिंसा का है। ये एक नॉर्मल स्टेट का वीडियो है, इसलिए तो ज्यादा शर्मसार करने वाला है। लेकिन मैं दूसरी बात जो कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, 30 अप्रैल तक पूरी लड़ाई केवल कुकी हथियारबंद, कुकी के जो है आंदोलनकारी और पुलिस के बीच थी। पुलिस उनको रोकती थी, पुलिस पर भी गोलियां चली हैं। 30 अप्रैल तक कुछ नहीं था। ये सारी घटना 3 मई से शुरू है और 4 मई जो वीडियो दिखाया जा रहा है 4 मई का है, उसी जगह का है जहां की पहली लड़ाई हुई है पुलिस वालों से, और वहां से मैतेई को बचाने में पुलिस वाले 5 घायल हुए हैं। वहां की ये उस दिन की घटना है। उसके बाद इतनी घटनाएं हुई हैं, नहीं दिखाई गई। पहले पुलिस से लड़ रहे थे, बाद में फिर प्लांट में आके मैतेई की ओर अटैक हुआ है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसमें विदेशी शक्तियां हैं, उसमें बड़ी ताकत लगी हुई है। उसमें यह भी है जो ड्रग पेडलर्स बड़े बड़े हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो घुसपैठिए हैं, अवैध कुकीज हैं, जो म्यांमार से आके जो ईसाई कम्युनिटी के हैं, जिन्होंने जबरन वहां घर बना लिए, बस्तियां बसा ली है, जंगलों को पर कब्जा कर लिया है। क्या इस पर विपक्ष का मुंह नहीं खुलेगा? केवल हिंदू समुदाय के मुंह खुलेगा? और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, मैं पूछ रहा हूं, मैं ठीक है वो शब्द करे लगते हैं, लेकिन अशोक जी, मैं उस पर आता हूं। एक मिनट मैं उस पर आता हूं, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट उठाया। विष्णु जी, मैं आप ही के पास आना चाहता था, लेकिन 1 मिनट से रुकिएगा डॉक्टर उदित राज, जल्दी से, क्योंकि अवधेश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया मुझे लगता है इस डिबेट के दौरान। मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं है सर, ये आप गया है। ये चर्च जलने की बात कर रहे थे ना, चर्च केवल जला है। अगर हमला पहले किया है तो प्राइम मिनिस्टर आए और नहीं, इन्होंने कहा, उदित राज जी, आप केवल चर्च जलने की बात कर रहे हैं। जो इंग्लैंड की संसद में चर्च जलने की बात होती है, वही बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर वहां चर्चा होके, क्या आज मैं अपने दोस्त अवधेश जी से मैं क्या उम्मीद कहूं कि विपक्ष चाहता ही यही है भाई कि आप चर्चा करेंगे तभी तो प्रस्ताव शांति का हल निकाला जाएगा। चर्चा के बाद शांति का प्रस्ताव शब्द से निकलेगा, यही तो विपक्ष चाहता है। चूक गए सर, मैसेज चला गया कि बाकी पार्टी, अशोक जी एक मैसेज गया है कि केवल बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में बोल सकती है, बाकी पार्टियां वोट लेगी लेकिन कठिन समय में हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी होगी। ये मैसेज जा रहा है इसमें। ओके, मैं इसके दूसरे प्रधानमंत्री जी आए। 1 मिनट सर, एक मिनट, मैं विष्णु जी को डिबेट में लाता हूँ। आया नहीं गया, राहुल जी गए भी तो उनको चूराचंदपुर जाने नहीं दिया। अरे भाई, आप सर, एक मिनट सर, गोली चल जाती उन पर। सर, 1 मिनट, राहुल जी की सिक्योरिटी बना करके जाओ ना सर। ओके, अब मैं विष्णु पाठक जी को तैयार नहीं है सर, मैं जरा विष्णु पाठक जी को डिफेंस करेंगे। विष्णु पाठक जी, ओके सर, विष्णु पाठक जी एक सवाल डाल पाएंगे, आपकी गलती नहीं है। विष्णु पाठक जी बैंकर गलती कर रहे हैं सर, 1 मिनट, उनको आप डिफेंड नहीं कर पाओ। उदित राज जी, ओके। विष्णु पाठक जी, सवाल ये है कि जो एक बात और अवधेश जी ने कही, जब ये विपक्षी पार्टियां जुटी तब भी तो मणिपुर जल रहा था, और मणिपुर ही नहीं जल रहा था, बंगाल भी जल रहा था। बंगाल में अब जो है, जब बेंगलुरु की बैठक हुई, कांग्रेस के ही नेता वहां कह रहे थे कि भाई सीधा सीधा कि देखिए यहां पर जो है पूरे बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, बंगाल में जो है अनार्की है, तानाशाही है, वहां पर जो है हत्याएं हो रही हैं। ये सब जो है मुद्दे आप लोगों की बैठक में नहीं उठते, सिर्फ आपकी बैठक, क्योंकि आपकी बैठक, मैं जब आपकी बात करता हूं, आम आदमी पार्टी की बात करता हूं, आप लोग एक दिल्ली का जो है अब जो अध्यादेश है उसको लेकर आपने कांग्रेस को झुका लिया। चलिए, अच्छी बात है, आपने कांग्रेस को झुका लिया, लेकिन इसके अलावा इस पूरी बैठक में कोई मुद्दा उठता ही नहीं, कोई इश्यू आप लोग उठाते ही नहीं। तो फिर सवाल है, कैसे माना जाए कि विपक्ष बड़ा जिम्मेदार है, देश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर विपक्ष को चिंता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पिच पे आके इंडिया खेले, लेकिन अब इंडिया ऐसा नहीं करेगा। अभी मैं
शिवम त्यागी जी को जवाब दे दूं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और पता नहीं कितने संगठन का नाम जुड़ा दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए, विष्णु जी आप दबाने के, सुनिए हमको बोलने दीजिए सर, हमको बोलने दीजिए, हमको सर बोलने दीजिए सर, हमारी बात सुनिए तो सही, मैं आपको पूरा समय हमको बोलने दीजिए, आपको पूरा समय दूंगा सर। विष्णु जी मैं आपको पूरा समय, हम जो सुने, सुनिए तो सही, जो सुना हूं उसका जवाब तो देने दीजिए। सुनिए तो आप जरूर जवाब दीजिएगा ना, मैंने कब इनकार किया आप जवाब। लेकिन दिक्कत मैं कह रहा हूं ना, प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत ये होती है, नेताओं के साथ, वो अपने भाषण से शुरू करते हैं। आप जरूर उनका जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरे सवाल से शुरू कीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सुनिए अरे सर सुनिए प्लीज सर, सुनिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब एक डिबेट आगे बढ़ती है तो हम एक जिस बात से निकल आए, अब हम एक नए मुद्दे, आप अगर दोबारा पीछे जाना चाहे मैं रोकूंगा नहीं। मैं सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। आप जो मुद्दा उठाएंगे मैं दोबारा शिवम जी को काउंटर करूंगा उसको। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, अभी मैं इस बिंदु पर पहुंचा कि विपक्ष कितना जिम्मेदार है मणिपुर को लेकर, विपक्ष ने क्यों नहीं उठाया, उसको लेकर मैंने सवाल पूछा। आप शिवम जी की बात, आप मेरे सवाल का जवाब दे दे, फिर आप शिवम जी पर मुझे बोलने दीजिए। आप बताइए, विपक्ष ने मीटिंग की, मीटिंग में क्यों नहीं उठाया? विपक्ष में पार्लियामेंट में विपक्ष उठा रहा है मसला। पार्लियामेंट में विपक्ष का मांग था कि प्रधानमंत्री आके जवाब दे, क्योंकि सदन के सर्वोच्च नेता वो होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगना क्या गुनाह है? दूसरी बात, अभी अवधेश सिंह साहब ने कहा कि विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष ने वो नहीं किया। ऐसे करती तो वो ये हो जाता, सरकार की जवाब दे। कुकी हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबकी जान माल की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। वहां के राज्यपाल महोदया ने भी कहा कि यहाँ पे बहुत अत्याचार, उन्होंने जीवन में ऐसा नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि सरकार पराजित है। ये विपक्ष के नेता ने तो नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने कहा कि ये सरकार यहाँ पे काम नहीं कर पा रही, सरकार निकम्मी है या सरकार पराजित, ये मसला हो रहा है। विपक्ष जितने विद्रोही हैं उनके पास हथियार कहां से आए? पिछले 9.5 वर्षों से 9 वर्ष से ज्यादा हो गया, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। अगर वहां हथियार का विदेश से आता है या किसी तरह का मतलब वो है, तो उसका काम है सरकार को, उसको कहां से आ रहा है, सरकार की जवाबदेही बनती है। अब सरकार एकदम से जवाबदेही, अभी कितना बड़ा खतरनाक बात कहा गया कि वहां क्रिश्चियन मिशनरी, अरे क्रिश्चियन हो, मिशनरी, मंदिर हो, मस्जिद हो, उससे हमके मतलब नहीं है। मतलब है कि सरकार की जवाबदेही बनती है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके जान माल की रक्षा करना। सरकार फेल्योर हुई है, शिवम जी, सरकार फेल्योर, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और विपक्ष का मसला है, सर एक सेकंड, विपक्ष का मसला, विपक्ष अब आपके पीछे नहीं खेलेगा। विपक्ष आपकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है। लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, वो भी इंडिया है। ठीक है, विष्णु पाठक जी का संबोधन हो गया। यहां किसी ने नहीं कहा है कि चर्च की रक्षा हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमने अपने वक्तव्य में कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको रहना है। चर्च जले हैं वो भी गलत है, लेकिन मंदिर जले हैं, मंदिर टूटे हैं, उसकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है? हमारे लिए चर्च का भी दुख है, क्यों नहीं उठ रही है? इसको बनाया गया है। अब चूंकि उसमें एक और पॉइंट है ना, नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों ने भी कुछ बीजेपी को वोट दे दिया, नागालैंड में बीजेपी के समर्थन की सरकार बन गई, मेघालय मिजोरम में समस्या आ रही है। तो ये वो सारे एंगल विपक्ष इस समय, विपक्ष का जो निशाना है वो केवल मणिपुर नहीं है। वहां से पहले मुसलमानों को अलग करो, वहां से ईसाइयों को करो। परदेश जी, सरकार बीजेपी की है ना, सर ऐसा है, से सवाल क्यों? सरकार नहीं, सुनिए, विपक्ष से मैं सवाल कर रहा हूं, सरकार नहीं कर सकती है। मैं इसलिए हूं कि विपक्ष की भूमिका अगर शांति स्थापना की है, विपक्ष न्याय की बात करता है, तो विपक्ष केवल चर्च की बात क्यों कर रहा है? मैं सवाल उठा रहा हूं, चर्च की भी करो, चर्च की भी करो, और मैतेई के हिंदुओं की भी करो। अगर चर्च टूटे हैं उनके करो, अगर इधर बलात्कार हुआ इसको करो, तो मैतेई को भी देखो। और जो फैक्ट है उसको याद करो। सरकार को करिए कि क्यों नहीं हथियार रखा है, लेकिन हथियार लेके जो लोग पुलिस से लड़ रहे थे, इनको आप मणिपुर में आप गए नहीं है क्या? मणिपुर में इसके पहले महिलाएं हमेशा अग्रिम मोर्चे पर जाके आंदोलन करती रही हैं। वो पुलिस को नंगे होकर कई बार खदेड़ते हुए वीडियो आई है, वहां का पहले से ही सारी स्थितियां हैं, लेकिन तब भी ये शर्मसार करने वाली है। लेकिन इस देश का विपक्ष केवल वोट के लिए कि ईसाई वोट जो है बीजेपी की ओर जा रहा है, ईसाइयों की आवाज टूटो, उसके कारण मैसेज चला गया है कि ये ना ईसाई के पक्ष में है और हिंदू की आवाज तो ये उठाते ही नहीं है। ओके, उदित राज जी रिस्पॉन्ड कीजिए, आप बोलना चाह रहे थे जी, डॉक्टर उदित राज। अवधेश जी और शिवम जी और अशोक जी, आप ये बताइए कि 4 मई को पुलिस की कस्टडी से भीड़ औरतों को छुड़ाता,
पुलिस को जो जानकारी है वो सीएम को नहीं है, सीएम को हो तो पीएम को नहीं। यानी इसके मतलब कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बर्मा चला रहा कि चाइनीज कंट्री चला रही। फिर यह सब पता था, ये प्रधानमंत्री को भी पता था, सबको पता था। और बीरेंद्र सिंह जी ने कहा ऐसे हजारों केसेस है, इसका जवाब दे नहीं पाएंगे ओवैसी जी, ये बड़ा जघन्य अपराध। सर अगर दे नहीं पाएंगे तो चर्चा तो करा लीजिए ना, सरकार को घेरिए, चर्चा कराइए, सरकार को घेरिए, क्या दिक्कत है? 4 मई की घटना को तब प्रधानमंत्री जी ने बोला जब वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा सरकार एक्शन ले, वरना हम लेते हैं एक्शन, और वीडियो वायरल हुआ। ओके उदित, ओके शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जहां तक घटना की है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, सरकार ने कहा, बहुत ही संवेदनशील विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार उसमें प्रयास करे, देश के गृह मंत्री वहां पर रहे। इन्होंने एक बड़ा कहा कि भाई जिस तरीके से ये घटनाएं हुई, क्या इसकी जानकारी चीफ मिनिस्टर को नहीं है, और चीफ मिनिस्टर को है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दोनों घटनाएं एक हैं और इसको बिल्कुल अनइवन कर दिया जाए। लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है उदित राज जी, क्या जब इसी तरह की घटना दलित बच्ची के साथ राजस्थान में होती है, क्या उस बात की घटना की जानकारी चीफ मिनिस्टर को नहीं होती? क्या इस बात की जानकारी वो जो है अपनी पार्टी के अध्यक्ष और अनकोट अध्यक्ष जो हैं आपके राहुल गांधी, क्या उनको नहीं देते? क्या वो नहीं देती इस बात की जानकारी, देते अशोक गहलोत जी इस बात की जानकारी कि वहां पर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं? सिर्फ पिछले कुछ साल में 6000 रेप हुए 3 महीने के अंदर, टोटल टेन्योर में जितना भी रहा। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या इस बात की जानकारी नहीं होती? क्या बंगाल में जो हिंसा हुई, जिसको आप INDIA में लेकर बैठे हुए हैं, वहां पर चुनाव में जो हिंसा हुई, क्या उसका जानकारी आपको नहीं है, या आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नहीं है, बावजूद उसके उनकी कुर्सी आपके नेता के बराबर में है, उसकी जानकारी नहीं है? एक महिला के कपड़े फाड़ दिए, उसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर के दूर पर ही उसको जो है घुमाया गया निर्वस्त्र करके, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं मिली? क्या बिहार में एक महिला के साथ किस तरह की अभद्रता आज हो रही थी और किस तरीके से बाइक पर से उसको दिन के उजाले में खींचा जा रहा था, अब जो आप ये इस तरह की बातों पर स्माइल कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं मिली क्या? नहीं, मैं एग्जैक्टली आप ये जो आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, देखिए मैं कह रहा हूं अभी आने से पहले, विष्णु पाठक, अभी आने से पहले मैं बिहार का एक वीडियो देख कर आ रहा हूं, बाइक पर बैठ, जिसका जिक्र करें, बाइक पर बैठी महिला के कपड़े नोच रहे हैं बिहार में। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे मुद्दे, ऐसी चीजें मणिपुर में हो रही हैं, बिहार में हो रही हैं, बंगाल में हो रही हैं, ऐसी चीजें राजस्थान में हो रही हैं, पर सवाल यह है कि इस पर विपक्ष जो है या सत्ता पक्ष अपने अपने हिसाब से बात करता है, और इसीलिए जनता को लगता है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, महिला सम्मान के मुद्दे पर क्रेडिबिलिटी किसी की नहीं रह गई है। आप लोग भले ही कहें कि मणिपुर पे हम लोग कर रहे हैं, सरकार का है मणिपुर, लेकिन क्रेडिबिलिटी किसी की नहीं रह गई है। आप सब लोगों की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इसीलिए लोगों को लगता है संसद में महज हंगामा हो रहा है। आप लोगों का मकसद महिला सम्मान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में ही आप ही के जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी और आप ही के एक विधायक का भी मामला सामने आया था, तब भी सबने देखा था क्या हुआ था। इसलिए शक होता है कि आप लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, महिला सम्मान से कोई मतलब नहीं है। बोले विष्णु पाठक जी, एक मिनट रुकिएगा उदित राज जी। देखिए बिहार में हो रहा हो, चाहे बंगाल में हो रहा हो, चाहे और राज्यों में हो रहा है, जिस पार्टी की वहां सरकार है, उस पार्टी के किसी नेता को, किसी प्रवक्ता को या किसी कार्यकर्ता को आपने सुना है कि फला जगह क्यों हो रहा है? सरकार की जवाबदेही है, तो पूछा, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन बिल्कुल मैं सुनिए, किसी जेडीयू के आदमी पिछले 1 महीने में सवाल पूछिए ना, पिछले 1 महीने में अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से कोई एक सवाल पूछा, या फिर नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अशोक गहलोत से कोई एक सवाल पूछा हो तो मुझे बता दो, एक सवाल, एक बहुत महिला सुरक्षा पर एक सवाल पूछा हो अगर। बहुत से वीडियो है, अभी दे दो वीडियो, आपको तो मीडिया से अभी दे दो एक वीडियो, अगर हो तो आपको बोलने नहीं। ममता बनर्जी के राज्य में हो तो सवाल नहीं पूछेंगे, अशोक गहलोत के राज्य में हो तो सवाल नहीं पूछेंगे, और इसके अलावा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के राज्य में हो तो सवाल नहीं पूछेंगे, इसके अलावा एम के स्टालिन के राज्य में हो तो सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपकी पॉलिटिकल सांठगांठ है। वहां की बेटी बेटी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के किसी वहां की बेटी, बिहार की बेटी बेटी है कि नहीं है? नहीं करता। बिहार की बेटी है कि नहीं है? बेटी
जनता पार्टी के लोग करते हैं। यही प्रॉब्लम है आपकी। कार्रवाई होनी चाहिए। ओके मैं फिर कह रहा हूं दिक्कत यह है कि इस पूरे मसले पर किसी की सरकार मैं फिर कह रहा हूं इस पूरे मसले पर चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष और नेताओं की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। पर डॉक्टर उदित राज, मैं फिर एक बड़े सवाल पर आ रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर उदित, आप ही के पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार को घेरने का एक हथियार हो सकता है? देखिए अशोक जी, संसद का पटल एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। प्रस्ताव गिरता है या पास होता है, इम्पोर्टेंट नहीं। अपनी बात को कहने का एक तरीका है। और विपक्ष में जब ये थे तो ये भी करते रहे। अब हम हैं तो हम भी करते रहे। जो अभी विष्णु पाठक जी ने कहा है बात को, ये पहले बार ऐसा हुआ कि मेरे आपके राज्य में भी तो हो रहा। निर्भया का जब मामला हुआ था, आप मनमोहन सिंह जी के बयान को देख लीजिए। कौन किया था कि हमारी गलती है? ऐसा नहीं है। यही नहीं सर, इलाज कराया, सिंगापुर में इलाज कराया सर, नहीं हुआ, बॉडी रिसीव किया, क्रिमेशन में गए, कानून बदला गया और बेटे उसके भाई को पायलट बनाया। ये होता है मर्यादा एक इंडिविजुअल केस में 2012। और आज जब भी बातें किया जाए, अरे बिहार में भी तो हो रहा है, नहीं बंगाल में भी हो रहा है। नहीं, मुझे एक हम लोगों ने को ना उठाया जाए। एक मिनट, वहां भी हो रहा, वहां भी हो रहा। जी नहीं सुनिए, हम नहीं मैं एक मिनट मैं शिवम जी आपको मौका दूं। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे मामले में फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं के मामले में पूरी तरह से इनसेंसिटिव हैं। और मैं ये ठोक के कह रहा हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं, आपने अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यही वीडियो वायरल हुआ था जब उन्होंने निर्भया कांड में देश को बोला और उसके बाद कैमरामैन से बोला, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग बढ़िया हुई है। और इसी बात को लेकर के पूरे देश ने कहा कि महिला सम्मान पे, इसी दिल्ली में, यहां पर आपको याद होगा राष्ट्रपति भवन के दरवाजे के तक जो है पब्लिक पहुंच गई थी। कितनी पॉलिटिकल पार्टियां यहां पर सेंसिटिव थी, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी पब्लिक, तब जाकर सरकार की आंखें खुली थी महिला सम्मान के मुद्दे पर, बलात्कार के। क्योंकि तमाम पार्टियों में अगर मैं गिनना शुरू करूं ना, हर पार्टियों में जो है ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके ऊपर महिलाओं के पर अत्याचार करने के आरोप लगे। हर पार्टी में ऐसे नेता हैं, सब पार्टी में। इसीलिए ये तो मत कहिए कि मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने बड़े सेंसिटिव तरीके से, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इतने सेंसिटिव होते तो रिकॉर्डिंग के बाद ये नहीं बोलते ठीक है जी। नहीं जाते। निर्भया के मामले में भी कहा गया था कि बीजेपी की सरकारें जहां वहां भी ऐसा हो रहा। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ठीक है वो आपका वो जवाब, लेकिन मेरा सिर्फ एक मिनट, मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कौन ये कहे कि यहां पर हुआ वहां पर नहीं हुआ, गलत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो कांड मणिपुर का हुआ, मणिपुर के कांड से पहले बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक बूढ़ी दादी और उसकी पोती एक ही घर में, दोनों का बलात्कार हुआ। कितनी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया, क्योंकि उनको ममता दीदी से हाथ मिलाना था, किसी ने नहीं बोला। मणिपुर तो आज हुआ है, लेकिन उस समय वहां पर विपक्षी महिलाओं के घरों में घुसकर बूढ़ी दादियों का बलात्कार हो रहा था उनके बच्चों के सामने। तब कितने लोग बोले थे इस देश में, कितनी पॉलिटिकल पार्टियों को दर्द हुआ था, कितने नेताओं ने कहा महिलाओं की अस्मत का सवाल है, कोई नहीं बोलता। सबको अपनी अपनी राजनीति, जहां लगता है कि यह राजनीति मेरे खांचे में फिट होता है वो केस आप लोग सब उठाते हो, बाकी केस जो है जाए भाड़ में, बाकी महिलाओं की अस्मत का मामला जाए भाड़ में। यह सब पार्टियों के ऊपर लागू होता है। लेकिन शिवम जी जवाब दीजिए जो सवाल उदित राज जी ने आपने जो इस पर कहा, मैं इसी पर से शुरू करना चाहता हूं। 60 साल की एक महिला, उसके साथ अपनी पोती, उसके घर में घुसकर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से थी, उसको घर में घुसकर पहले पीटा गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी एफआईआर नहीं ली गई और ये बात उसने सुप्रीम कोर्ट में कही है जाके। एक सवाल, ममता ने एफआईआर तक नहीं लिखी, ममता दीदी एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं थी, वहां की बात छोड़ दी, कोर्ट ने कहा तब जाके एफआईआर लिखी गई है। 60 साल की महिला ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में बताई है। और एक बयान बता दीजिए मुझे किसी एक पार्टी का, खैर अब इस बात को छोड़ दीजिए। और जब मैं आपको बंगाल के बारे में बात करता हूं, जब मैं आपको राजस्थान के बारे में बात करता हूं, मैं साफ दिल से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं बिल्कुल सारे केसेस को बराबर नहीं देख रहा हूं। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां हुआ तो वहां भी क्यों हुआ और ऐसे नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे खुले दिल से, और मेरे देश की सरकार कह रही है और मेरे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं मणिपुर पर सारे सवाल जवाब करने के लिए आपसे तैयार हूं। इसी संसद में मैं आपको एक एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं एक एक चीज पर आपको एक एक बात का रिपोर्ट दूंगा, आप चर्चा करिए। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि जो राजस्थान और बंगाल
और ये जो तमाम जगह हो रहा है, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, वो भी किसी की बच्चियां हैं, वो भी किसी की मां है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की दादी है, उन पर भी एक बार मुंह खोलकर जवाब दे दीजिए। जी चर्चा कोई नहीं चाहता, सब 24 की तैयारी में लगे हैं, ये तो साफ है। हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी की पोस्चरिंग जो है अपने अपने हिसाब से है कि 24 के लिए कौन सी रणनीति उनको सूट करती है। देखिए, ऐसा है कि बेंगलुरु से आने के बाद विपक्ष को दिखाना था, संसद का अधिवेशन है कि हम एकजुट हैं, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमारी जो है हमारी प्रखरता कायम है, और वो यहां से संदेश देने की कोशिश हो रही है। इसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं। उसमें तो वो आप नहीं भी, हम और आप न भी बोलेंगे तो इस देश के सामान्य आदमी को समझ है। लेकिन इसमें जो सबसे पीड़ा की बात है, जिसको मैं ट्रेजेडी मानता हूं, कि अगर मणिपुर जो हालत हमारे देश की है, हो गई है, उसमें क्या वो केवल पॉलिटिक्स करने के लिए इस्तेमाल होगा 2024 के लिए, या उसकी शांति की, उसके लंबे समय में क्या वहां फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उस पर सवाल करेगा ना अवधेश जी। नहीं, सुनिए भाई, मैं उसके लिए तो हम पहले ही बोल चुके हैं। मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में कहा है कि आप नरेंद्र मोदी सरकार की, विपक्ष सरकार की आलोचना करिए, उसको घेरिए, लेकिन घेरने के साथ आप अगर भविष्य में सरकार में आना चाहते हैं, कि हम सत्तारूढ़ होना चाहते हैं, तो कुछ उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी का प्रदर्शन करना है कि नहीं करना है, कि केवल विरोध। यही तो दिक्कत हो गई। आप वहां जो बैठक हुई इंडसो और INDIA के, उसका वहां नेताओं के वक्तव्य देख लीजिए, और जो यहां बैठक हुई देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर तो एक विजन रख रहे हैं कि हमारा देश क्या है, हम कैसे चाहते हैं, गरीबी से हम कैसे चाहते हैं, और वहां केवल नरेंद्र मोदी की आलोचना। अब मैं आ रहा हूं जहां से आपने शुरू किया है, क्योंकि शुरू में मैं चाह रहा था, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो तीखी बात की है, हो रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों बोला है। हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि हमारे देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडियन मुद्दा ही दिन हो जाएंगी, सीमी हो जाएंगी, या ये PFI हो जाएंगी, लेकिन मैं आप नेताओं के साठगांठ के तो आरोप लगते हैं सुनिए संगठनों के सर, मेरी बात तो सुनिए। आप और हम यही बैठे हुए हैं, जब बाटला हाउस कांड हुआ था, उसके बाद बताइए, ममता बनर्जी कांग्रेस के नेता बाटला हाउस में अब जाकर के उसके पक्ष में भाषण दिया था कि नहीं दिया था मंच पर, अगर कि इंडियन मुजाहिदीन नाम की कोई चीज नहीं है, और ये सारे पकड़े गए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, दूसरी बात, जिस प्रोफेसर को 2010 में जे जोसेफ का हाथ और पैर काटा गया, इसी महीने उसके बारे में उसका फैसला आया है केरल में। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। हम सब लोग कहते रहे कि PFI आतंकवादी संगठन है, उस पर ठीक से नहीं FIR दर्ज होने की कोशिश हुई, ना उसकी अरेस्टिंग होने की कोशिश हुई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उस जोसेफ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड किया गया, जिसका हाथ और पैर काटा था। वो भारत में भारत में ब्लास्फेमी का इस निंदा की पहली घटना थी, जिसमें एक आदमी का हाथ पैर सरेआम काटा गया था। तो PFI को कांग्रेस ने बचाया और इसने बचाया। तो आपके इंडिया, तीसरी बात मैं कह रहा हूं, आप एक मिनट, आप तीसरी बात कहें डॉक्टर उदित राज। आज जो विषय था वो मणिपुर तो सुनिए सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आप ही की बात का, आपने अगर पैकेज देखा और पूरी स्टोरी, आज जो प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर प्रहार किया, विपक्ष ने जो पलटवार किया, आज की डिबेट में मुख्य विषय वो भी है मणिपुर को लेकर। मणिपुर उसके बैकग्राउंड में है, और लेकिन इंडियन में तो इसलिए उस पर आने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सीमी पार बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। अशोक जी, आप याद करिए, सीमी पार जब बीजेपी की वाजपेयी सरकार ने बैन लगाया था, तो उसी संसद में कांग्रेस के विपक्षी नेताओं का क्या भाषण था, स्टेटमेंट। आप अगर जाकर के देख लीजिए, इस देश में जब भी आतंकवाद पर बात हुई है, यहां तक कि पोटा को अटल बिहारी वाजपेयी को दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन बुला करके पास कराना पड़ा था। तो आतंकवाद के मामले में, इस्लामी आतंकवाद के मामले में, PFI के मामले में, सीमी के मामले में, इंडियन मुजाहिदीन के मामले में क्या है इनका रिकॉर्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा दूसरे संदर्भ में है, आपको नाम रखने से नहीं होगा, लेकिन फैक्ट क्या है इस देश में। और आज भी आज भी जो पकड़े जाते हैं, उनके केस लड़ने वाले कौन हैं, जिनको फांसी की सजा मुंबई में हमले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, रात में कोर्ट खुलवा के उसको बचाने की कोशिश करने वाले लोग इस देश में कौन है। क्या ये देश के सामने आना नहीं चाहिए? रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या ये जो लोग आतंकवादियों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सिमी को बोलते हैं एक सांस्कृतिक संगठन है, तो क्या वो लोग जो है, वो लोग इंडियन INDIAN उनको इंडियन माने कि एंटी इंडियन माने? देखिए, ऐसा है कि एंटी इंडियन RSS तो पहले से ही रहा। 1942 में जिस ईस्ट इंडिया
के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजों के फौज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये बहुत गैर जिम्मेवार, अरे आप पढ़े लिखे आदमी है, कैसे गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं 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 भाई नहीं, इसमें तो मैं टोकूंगा आपको, इसमें तो मैं टोकूंगा आपको। आप बिल्कुल गैर जिम्मेवार दे रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आरएसएस के संस्थापक कांग्रेस के कितने बड़े नेता थे? नहीं 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 नहीं, ये इसमें तो मैं नहीं बोल रहा, आप बाकी बोल सकते हैं। ये कैसे कह देंगे कि नहीं नहीं, ये देखिए किसी भी संगठन के बारे में अशोक जी ये कह देना कि अंग्रेजों का समर्थक है, अरे आपको कुछ नहीं मालूम है। जब 1930 में सुनिए सुनिए 1930 में जब डॉक्टर हेडगेवार को अरेस्ट किया था तो कांग्रेस के लोगों ने सेंट्रल प्रोविंस में उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया और लड़ाई लड़ी थी। 1942 ओके के सर अंदर सर 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 1942 में कम्युनिस्ट पार्टियों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था, आरएसएस ने नहीं किया था। गलत बात है, क्या बात करते हो? नहीं गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए ये नहीं बोलने दूंगा ठीक है ठीक है, मैं ये नहीं बोलने दूंगा, ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। आरएसएस से विरोध करिए, किसी संगठन को अपना अंग्रेजों का समर्थक क्या बात सुनिए सुनिए, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन पर प्रहार किया और वो इंडियन को लेकर इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र किया। आप सर उस पर बोले ना, उस पर भाई आरएसएस का पार्टी नहीं अंग्रेजों पर ही बोले बात करते हैं अपनी पार्टी का। अरे भैया आपकी पार्टी का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? नहीं नहीं, अंग्रेजों से उद्धव जी को इतना प्यार है, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखने वाले कौन थे? अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चिट्ठी कांग्रेस के लोग लिखते थे। किसने लिखी चिट्ठी? माओवादियों का भारत को आप कुचल दीजिए अपने भारत छोड़ो आंदोलन को। नहीं नहीं नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन को इस देश में ये इतिहास है कि केवल कम्युनिस्ट पार्टियों ने विरोध किया था कि इससे हिटलर जीत जाएगा, बाकी इस देश का। और कांग्रेस का सुनिए सुनिए, कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे, वो आंदोलन चला कैसे? उस आंदोलन का हीरो तो जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर राममोहन लोहिया थे और गाँव गाँव के आम आदमी थे। मुझे लगता है इस देश में गलत तरीके से पेंट किया गया है। इंडियन मुजाहिदीन, एक मिनट सर, इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र आया, सिमी का जिक्र आया। बात अगर वहीं तक सीमित रहती तो ठीक है, हम 1947 1942 वहां जा रहे हैं तो मुझे लगता है हम इस विषय से भाग रहे हैं। एक मिनट सर, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है। बीते सुनिए सर 1942 में भी इस देश में कत्लेआम हुआ था, 1942 में भी इस देश में कत्लेआम हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन जिम्मेदार है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये देश बीते करीब 3 दशक से जिस आतंकवाद का शिकार है, अगर उस आतंकवाद को लेकर के कोई चर्चा हो जाती है, क्योंकि इंडियन और वो कंटेक्स्ट है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटेक्स्ट में कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, उस कंटेक्स्ट पर आप लेकर आप 1942 में जाएंगे तो सर मुझे लगता है मुझे 1 घंटा और उस डिबेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अवधेश जी के पास भी तर्क है, आपके पास भी तर्क है, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ निवेदन है विषय पर जल्दी से अपनी बात बोल लीजिए। नाम क्यों नाम रखते हैं? तो इसका मतलब कि इनका ईस्ट इंडिया से अरे वो राष्ट्रभक्ति है, हम रखे तो ईस्ट इंडिया। ये पहले अपने गिरवान में झांक के देखे हैं लोग। देखिए मैंने जो फैक्ट रखा उसको काटिए, अगर गलत रखा है तो ठीक है। मेरे फैक्ट पर मैं ये पूछ रहा हूं कि ये तो अंबेडकर साहब के मानने वाले हैं, मैंने एक शब्द बता दीजिए कि कभी अंबेडकर साहब ने आरएसएस की या सावरकर जी की आलोचना में एक शब्द कहा हो? सावरकर शर शब्द प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं कि इन संगठनों ने दलितों के उत्थान के लिए, बताइए क्या क्या बोला है उन्होंने सावरकर जी के पक्ष में? नहीं पूछ रहा हूं, अगर नहीं यहाँ इस डीडी न्यूज पर तय हो जाए कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आरएसएस के बारे में कभी एक शब्द विरोध में बोला है? क्या उसको सांप्रदायिक संगठन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने? एक मिनट हम मुझे हम लोग विषय से इधर जा रहे हैं और मुझे एक मिनट सर, मुझे इस विषय पे भी चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समय मेरे पास खत्म हो चुका है। अगर मेरे पास 1 घंटा और होता तो मैं 1 घंटा इस विषय पर और डिबेट करता। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आप सब इस पर खुलकर चर्चा करें, लेकिन मूल सवाल जो है वो यही है, जो प्रधानमंत्री ने आज जो बात उठाई थी, उन्होंने कहा था कि इंडियन नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। तो उस कंटेक्स्ट में हम ये जो बात कर रहे थे, बेहतर रहता हम उस विषय के इर्द गिर्द रहते, लेकिन ये कोई बात नहीं। अभी आज डिबेट हमारी
कोई भी डिबेट कंप्लीट नहीं होती है, किसी निर्णय पे नहीं पहुंचती है। संसद में तो डिबेट ही नहीं हो पा रही, कम से कम हम यहां पर बैठ के डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेट जारी रहेगी, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं ये डिबेट जो है सीधा सीधा 2024 के चुनाव के लिए दोनों तरफ से पोस्चरिंग हो रही है, अपने अपने मुद्दे अपनी अपनी तरह से उठाने की, पब्लिक को मैसेज देने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये मुद्दे भी चलेंगे, ये डिबेट भी चलेगी। लेकिन आज समय इतना ही है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।